बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट किया, आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर का एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो जो भी आपके सिलेबस इंडिकेट इटा जो नम्स के जो के सिलेबस में शामिल है उसी से मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। फास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ भी उठाए और साथ साथ में फास्ट पेपर जो आपके बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ आए वही भी, मतलब सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। फास्ट पेपर जो एमडीकेट ईटा यूएचएस के पास पेपर वाले एमसीक्यूज़ भी इसमें इंक्लूड है और साथ में जो आपके बोर्ड के पेपर में मतलब फास्ट बोर्ड पेपर के एमसीक्यूज़ भी इसमें इंक्लूड है। तो तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा तो बिल्कुल एक ही टॉपिक इंक्लूड है, तो इससे रिलेटेड भी टॉपिक में एक दो इसमें इंक्लूड करूँगा। जिस तरह स्पेशली उसने क्या लिखा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से साथ साथ हम क्वांटाइज रेडिया की भी एक दो तीन एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वो तो शामिल है ही नहीं, मतलब स्पेशली आपका जो टॉपिक है वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, वो क्या है हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रा है वही क्या है स्पेशली वही शामिल है आपके सिलेबस में। तो उसी से हम जो मेजरली एमसीक्यूज हम उसी से ही क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज आज हमारा जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर का जो नेक्स्ट चैप्टर है एमसीक्यू सीरीज जो हमने स्टार्ट किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा में सबसे जो पहला एमसीक्यूज है, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट इमिट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एटम क्या इमिट नहीं करेगा। ऑप्शन ए में क्या लिखा है गामा रेज, ऑप्शन बी में लिखा है अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी में लिखा है विजिबल लाइट, ऑप्शन डी में क्या लिखा है इंफ्रारेड रेज। अब याद रखना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको पता है कि विजिबल रेज भी निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट भी निकलते हैं, इंफ्रारेड रेज भी निकलते हैं, जबकि गामा रेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में नहीं निकलते। आपको पता है कि सबसे पहला लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज किस में फॉल करती थी अल्ट्रावायलेट, फिर बाल्मर सीरीज किस में लाई करती थी विजिबल रीजन में, बाकी जो तीन थे वो किस में लाई करते थे अल्ट्रावायलेट में, वो किस में लाई करते थे बाकी जो तीन पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज वो किस में लाई करते थे अल्ट्रावायलेट में से, ये तो आपको पता है। जबकि गामा रेज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में इमिट नहीं होती थी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कौन सी रेज इमिट होती थी, लाइमन में, आपको पता है लाइमन किस में फॉल करती थी, वहाँ पर जो रेज निकलती थी अल्ट्रावायलेट, बाल्मर में विजिबल रेज निकलती थी, वहाँ पर विजिबल रीजन था तो बाल्मर सीरीज में। इसी तरह बाकी पेस्टन, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज इसमें कौन सी रेज निकलती थी, किस रेज मतलब किस रेज में आती थी या कौन सी रेज निकलती थी वहां से इंफ्रारेड रेज निकलती थी। ये बाकी तीन में कौन सी रेज निकलती थी इंफ्रारेड रेज निकलती थी। तो इसलिए कौन सी रेज नहीं निकलेगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में, एटम कैन नॉट इमिट, गामा रेज इमिट नहीं करेगा। ये आपने याद करना है, इंपॉर्टेंट ये आपके फास्ट पेपर के बोर्ड एमसीक्यूज में आया भी हुआ है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 2, द रिलेशन फॉर पेस्टन सीरीज। पेस्टन सीरीज के लिए कौन सा रिलेशन करोगे, सिंपल आपने याद रखना है कि पेस्टन सीरीज याद रखना है जिस तरह यहाँ पर ये ग्राउंड मतलब ये ग्राउंड स्टेट 1 2 3 4 ये आपके साथ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 अप टू सो ऑन। याद रखना पेस्टन सीरीज में, याद रखना पेस्टन सीरीज में आपने एक रेडबर्ग का फार्मूला पढ़ा, मैं यहाँ पर जल्दी लिख रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई लेमडा। आपने वेवलेंथ फाइंड करने के लिए यहाँ पर RH हमारे साथ RH क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये आपने फार्मूला पढ़ा भी हुआ है रेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब वेवलेंथ फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर पेस्टन सीरीज के लिए इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, याद रखना पेस्टन सीरीज में जब एटम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन से, मतलब किसी भी शेल से किस में आ जाए, किसी भी शेल से थर्ड शेल में आ जाए, किसी भी शेल से थर्ड शेल में आ जाए, इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से किस में आ जाए थर्ड में आ जाए, इन्फिनिटी से थर्ड में आ जाए, फोर्थ से थर्ड में आ जाए, फिफ्थ से थर्ड में आ जाए, सिक्स में थर्ड में आ जाए। तो इसलिए यहाँ पर पी हमारे साथ क्या है लो एनर्जी स्टेट, सही है लो एनर्जी स्टेट, जबकि एन आपके साथ क्या है हाई एनर्जी स्टेट। तो एन यहाँ पर क्या होगा, एन कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पर पी आपके साथ पेस्टन सीरीज में पी क्या है, पेस्टन सीरीज के लिए पी क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन किसी भी सीरीज से किस में आ जाए, किसी भी मतलब शेल से किस में आ जाए 3 में आ जाए, तो वहां पर कौन सी रेज निकल गई, मतलब वहां पर कौन सा जो रिलेशन, मतलब वहां पर जो रिलेशन किसके लिए होगा, मतलब पेस्टन सीरीज में हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन से किसी भी सीरीज से जब 3 में आ जाए तो वहां पर उसको हम क्या नाम देते हैं कि ये पेस्टन सीरीज है। क्या कौन सी सीरीज है, पेस्टन सीरीज है। तो इसलिए आपने याद रखना है इलेक्ट्रॉन किससे, एन यहाँ पर क्या होगा, एन हमारे साथ क्या है हाई एनर्जी स्टेट, एन क्या होगा हमेशा पी से ज्यादा होगा। तो एन यहाँ पर क्या होगा आपके साथ, एन किस से स्टार्ट होगा, एन 4 से स्टार्ट होगा,
5 6 7, क्योंकि 3 से तो नहीं जा सकता है, सही है। 3 तो खुद मतलब इलेक्ट्रॉन किसी भी ट्रांजिशन से 3 में आ जाएगा तो वहाँ पर इस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं, पिस्टन सीरीज। किसी भी मतलब किसी भी शेल से 3 में आ जाए, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी 3 में आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए n आपके साथ क्या होगा, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। तो इसलिए p आपके साथ लो एनर्जी स्टेट, n आपके साथ हाई एनर्जी स्टेट। तो पिस्टन के लिए ये रिलेशन कौन सा करेक्ट होगा, तो पिस्टन के लिए मैंने आपको बताया कि p लो एनर्जी स्टेट क्या है, लो एनर्जी स्टेट पिस्टन के लिए आपके क्या है 3। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ p की जगह क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर n कुछ भी हो सकता है, 4 से भी 3 में आ सकता है, 5 से भी 3 में आ सकता है, 6 से भी 3 में आ सकता है, 8 से भी 3 में आ सकता है, किसी भी सीरीज से 3 में आ सकता है। तो इसलिए ये रिलेशन किसके लिए करेक्ट होगा, पिस्टन सीरीज। ऑप्शन ए में 1/2, नो 2 यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आना चाहिए, यहाँ पर क्या है 3। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है, 1/λ, यहाँ पर क्या है h, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज इक्वल टू RH 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ये क्या है, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है पिस्टन सीरीज के लिए। एमसीक्यू नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम हैव द मैक्सिमम एनर्जी चेंज, किस में मैक्सिमम एनर्जी चेंज होगा। रजिस्टर कहाँ पर गया, मैं रजिस्टर उठाता हूँ। यहाँ पर आपसे क्या है कि इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम हैव द मैक्सिमम एनर्जी चेंज, किस में से मैक्सिमम एनर्जी चेंज आएगा। ऑप्शन ए में लिखा है n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। ऑप्शन बी में क्या लिखा है n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3। ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी, ये आपके साथ क्या है ऑप्शन सी, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1। ऑप्शन डी में लिखा है n इज इक्वल टू 3 टू n इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताता हूँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने सीरीज तो पढ़ी हुई है। ये क्या है हमारे साथ, ग्राउंड स्टेट N1 N2 जिस तरह आप ऊपर जाते जाओगे ना एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, ऊपर जाते जाओगे, याद रखना, ये आपने याद रखना है। जिस तरह आप ऊपर जाते जाओगे मतलब नंबर ऑफ शेल n इंक्रीज करता जाएगा, आपकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी, मगर एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। आपको नजर आ रहा है कि सबसे ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस 1 और 2 के दरमियान है। क्या है, गैप सबसे ज्यादा किसके दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान। तो इसलिए एनर्जी तो इंक्रीज कर रहा है मगर एनर्जी का डिफरेंस क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। तो इसलिए n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, इसी तरह n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। सही है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी चेंज किस में होगा, n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। सही है, मतलब क्या है 2 से 1 में आ रहा है, क्या 2 से 1 में आ रहा है। पहला में ये जब क्या है हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, फोटोन इमिट होगा। सही है, फर्स्ट आपके साथ ये कह रहा है। सेकंड आपके साथ क्या कह रहा है कि n इज इक्वल टू 5 टू n इज इक्वल टू 3, मतलब किस से आ रहा है, 5 से, ये हमारे साथ 5 से किस में आ रहा है, 3 में आ रहा है। ये आपके साथ बी ऑप्शन बी है और ये आपके साथ क्या है, ए ऑप्शन वाला। जबकि साथ सी में क्या लिखा है, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 1, मतलब 4 से 1 में आ रहा है। क्या 4 से 1 में आ रहा है, सिंपल। यहाँ पर आपके साथ क्या है 4 का, ये है 4 से किस में आ रहा है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 से 1 में आ रहा है, आपके साथ सी ऑप्शन। इसके बाद डी में क्या लिखा है 3 to 1, किसे, मतलब आपके साथ 3 क्या है, ये 3 से किस में आ रहा है, 1 में आ रहा है, ये आपके साथ ऑप्शन डी। अब आप खुद सोचो एनर्जी का मैक्सिमम चेंज किस में आ रहा है, मैक्सिमम चेंज आ रहा है सी में, सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज आ रहा है, यानी किससे, 4 से किस में आ रहा है, 4 से। सही है, सी में क्या है 4 से किस में आ रहा है, 1। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज किन दो ट्रांजिशन के दरमियान होगा, 4 to 1, किसके दरमियान होगा, 4 to 1। सी, बाकी बी में नहीं होगा, बी में क्या है सिंपल 5 से 4 में आ रहा है। सही है, 5 से 3 में। इसी तरह इसके बाद फिर 3 to 1, ये भी मैक्सिमम चेंज नहीं है। फिर इसके बाद क्या है वो 2 to 1, ये भी मैक्सिमम चेंज नहीं है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम चेंज की एनर्जी का डिफरेंस किसके दोनों के दरमियान होगा, आपके साथ 4 to 1, किससे 4 to 1। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट वन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एमसीक्यू नंबर 4, कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यू नंबर 4, कैलकुलेट द मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस व्हेन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ क्या है 10,000 आपके साथ क्या है 10,000 नहीं बल्कि 1 करोड़ लिखा हुआ है। क्या है 1 करोड़, 10,000 नहीं है। सही है, 1 करोड़ फॉर एन एक्सरेज ट्यूब। क्या है वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है आपके साथ क्या है 10⁻⁵। आप इसको क्या लिख सकते हो 1 2 3 4 5, क्या लिख सकते हो 1 करोड़ या 10⁻⁵ वोल्ट फॉर एन एक्सरेज ट्यूब। अब आपसे क्या पूछे कि मिनिमम वेवलेंथ यहाँ पर क्या होगी,
आपको पोटेंशियल भी दिया हुआ है, सही है। आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वेवलेंथ। तो बहुत ही आसान इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। यहाँ पर आपने क्या करना है, गौर करना है। क्या पूछा है, मिनिमम वेवलेंथ। तो सिंपल वेवलेंथ इज इक्वल टू मिनिमम वेवलेंथ, मैं यहाँ पर एम लिख रहा हूँ, सी एम आई। मिनिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू, मैंने इससे पिछले चैप्टर जो आपको पढ़ाया था, कौन सा चैप्टर था, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वहाँ पर मैंने एनर्जी का फार्मूला आपको पढ़ाया था कि एच सी डिवाइडेड बाई, या सिंपल मैंने आपको क्या पढ़ा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि मुझे बताओ, क्या बताओ, मिनिमम वेवलेंथ। एनर्जी आपको क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, एनर्जी नहीं दी हुई। तो आपको पता भी था कि एनर्जी किसके इक्वल है, आपको पता भी है कि एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर ये एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी। ई आपके साथ क्या था, इलेक्ट्रॉन, वी आपके साथ क्या था, ये स्पीड नहीं है, ये क्या है, पोटेंशियल। क्या है, पोटेंशियल। तो इसलिए मैं एनर्जी की जगह लिख सकता हूँ ई वी, पोटेंशियल। एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ई इंटू पोटेंशियल, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, पोटेंशियल। तो आप सिंपल यहाँ पर आपके साथ मिनिमम वेवलेंथ आएगा, सिंपल लेमडा मिनिमम इज इक्वल टू आपके साथ प्लैंक्स कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आप पर पुट कर देना, सही है। 6.63 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -34 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +8 स्पीड ऑफ लाइट। सी आपके साथ आ गया। ई आपके साथ क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 एक चार्ज। ई किसके इक्वल होता है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -19 मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल आपके साथ क्या है, 10 की पावर क्या है 5 1 लाख। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 10 की पावर +5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, मैं यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन से आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। अप्रोक्सीमेशन से इसको आप क्या मानो, 2 मानो, इसको क्या मानो, 2 मानो। तो इसको क्या मानो, 6 2 1 2 2 3 6 3 3 9। आप इसको जब अप्रोक्सीमेशन से हल करोगे, मैं हल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने डायरेक्ट क्या क्या इसको हल किया हुआ है, इसीलिए। तो इसको अगर जब आप हल करोगे ना, सिंपल सबसे पहले आप क्या करो, पावर को माइनस करो, बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करो, एक दूसरे से डिवाइड करो, आपके साथ आंसर आएगा। तो जब आप इसको हल करोगे, डिवाइड करोगे, आपके साथ आंसर क्या आएगा, आंसर आपके साथ अप्रोक्सीमेशन से जब आप हल करोगे, आपके साथ आंसर क्या आएगा, 1.24 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11। क्या, 1.24 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 क्या आएगा, मीटर। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट वन। से मैं हल नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। मैंने फार्मूला बता लिया, तो इसको आपको डिवाइड कर सकते हो, सही। अभी तो आसान है, आप खुद भी इसको हल कर सकते हो। तो इसलिए जब आप इसको डिवाइड करोगे, तो आपके साथ मिनिमम वेवलेंथ क्या आएगा, मिनिमम वेवलेंथ 1.24 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -11 मीटर आपके साथ क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 5, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इमिट फोटोन। अब आपसे क्या पूछे कि जब इलेक्ट्रॉन क्या है, सेकंड ऑर्बिट से क्या करे, सेकंड ऑर्बिट से जंप करे, तो फोटोन इमिट होगी, कितनी एनर्जी इसकी। क्या लिखा हुआ, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम, सेकंड ऑर्बिट से जंप करे, सेकंड ऑर्बिट से क्या करे, जंप करे। मतलब सिंपल बताओ कि जब सेकंड ऑर्बिट से जंप करे, तो वहां पर कौन सी फोटोन, कितनी एनर्जी वाली फोटोन निकलेगी। तो ये एनर्जी आपने याद रखना है। एनर्जी, फर्स्ट शेल की एनर्जी क्या होगी, ये, इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कुछ शेल की आपको एनर्जी याद करनी चाहिए। सबसे जो पहले की वो क्या है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके बाद -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके बाद -1.5 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपके साथ थर्ड की है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फोर्थ की क्या है, -0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फिर आपके साथ 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद -0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस आप चलते जाओ, तो इतना याद करो, आपके साथ क्या है आएगा, सही है। तो आपसे क्या पूछे कि सेकंड, आपके साथ ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, सही है। जब क्या करे, उसने बताया कि जब सेकंड से ट्रांजिशन करे इलेक्ट्रॉन, सेकंड से क्या करे, जंप करे। जब सेकंड से जंप करेगा, तो लाजमी सी बात है, सेकंड से किस में जंप कर रहा है, वो आपसे बता रहे कि जब सेकंड से जंप करे, किस में, 1 में, सेकंड से 1 में जंप करे, तो क्या करेगा, कितनी एनर्जी का फोटोन वहां पर इमिट होगा। सही, क्या पूछा, हाइड्रोजन एटम इमिट अ फोटोन। तो सिंपल, बहुत आसान है। आप क्या करो, हायर ऑर्बिट को किससे माइनस करो, हायर एनर्जी को लोअर से माइनस करो, हायर को लोअर से माइनस करो, आपके साथ क्या आएगा, एनर्जी का कितना चेंज ऑफ एनर्जी डिफरेंस भी आएगा, और आपके साथ फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, फाइंड होगी कि कितना एनर्जी वाला फोटोन इमिट होगा। सिंपल, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर माइनस, आपने माइनस करना है, सी, तो माइनस, फिर माइनस क्या होगा,
13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल, इन दोनों को माइनस करो, आपके साथ आंसर क्या आएगा? जब आप 3.4 को माइनस 13, तो ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, उसी जगह नहीं, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके साथ क्या आ जाएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके साथ करेक्ट आंसर। किस तरह आप सेपरेट कर सकते हो? सिंपल, यहाँ पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे क्या है? 3.4, तो पॉइंट यहाँ पर लिखो 4, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। इसके बाद 4 से 6 माइनस करो, क्या करो? आ जाएगा 2, 3 से 3 माइनस करो, क्या है? 0, और 1 बच गया 0.2, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके साथ कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेक्ट ऑप्शन आपके साथ क्या है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए इस शेल की एनर्जी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये एनर्जी आपको याद नहीं थी तो फिर आप बहुत ही बड़े प्रोसेस से जाओगे कि एनर्जी इज इक्वल टू HC डिवाइडेड बाई लेमडा, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आएगा लेमडा, मतलब ये रिलेशन फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल, इस रिलेशन से भी आएगा, ये रिलेशन आपके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आप इस तमाम शेल की एनर्जी याद करो, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 अप टू सो ऑन। ये 6 तक याद करो, बाकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, या 4 तक याद करो, 5 तक याद करो, भी क्या है आपके साथ? यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपसे इससे एमसीक्यूज आते भी है, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। MCQ number 6, the relation between Rydberg constant and ground state energy E0 is given by। आपने सिंपल रेडबर्ग कांस्टेंट और एनर्जी के दरमियान रिलेशन बताना है, सही। ये आपको पता भी है कि रेडबर्ग, अब मैं पहले ऑप्शन की तरफ जाता हूँ कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय, मतलब ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय HC। H हमारे साथ क्या? फ्लक्स कांस्टेंट, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। बी ऑप्शन में क्या लिखा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू HE, ये आपके साथ क्या है? C नहीं है, ये क्या है? E, HE डिवाइडेड बाई एनर्जी, सही है। सी में क्या लिखा है? एनर्जी इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट डिवाइडेड बाई HE, आपके साथ क्या है? HE, E क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन। डी में क्या लिखा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी मल्टीप्लाई बाई प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई E। तो मुझे कौन सा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई HC। याद रखना है कि रेडबर्ग constant is equal to ground state energy divided by HC, Planck's constant multiplied by speed of light। सही। अब आपके बोर्ड के पास पेपर में सिंपल इस तरह एमसीक्यूज भी पूछा गया है कि रेडबर्ग कांस्टेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल है? एनर्जी डिवाइडेड बाय HC। H आपके साथ क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट, और C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए रेडबर्ग कांस्टेंट किसके इक्वल होता है? रेडबर्ग एक कांस्टेंट है जो किसके इक्वल है? एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय C। तो ये आपने याद करना है, ये रेडबर्ग कांस्टेंट और ग्राउंड स्टेट एनर्जी के दरमियान रिलेशन भी है, सही है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 7, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द बाल्मर सीरीज लाइज। एमसीक्यू नंबर 7 में क्या लिखा है कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बाल्मर सीरीज लाई कर रहे हैं? इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रेज में, विजिबल में, अल्ट्रावायलेट में। डी में क्या लिखा है? एक्स रेज में। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? इंफ्रारेड रेज में लिखा है, ऑप्शन बी में विजिबल, ऑप्शन सी में अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन डी में एक्स रेज। तो आपको पता भी है कि बाल्मर सीरीज कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, मतलब कौन से स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कौन से स्पेक्ट्रम में लाइक कर रहा है, आपको पता भी है, ये विजिबल में। ये आपके पास पेपर में, एमडीकेट के पास पेपर में भी आया हुआ है, और आपके बोर्ड के पास पेपर में ये एमसीक्यूज भी आया हुआ है कि बाल्मर सीरीज कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रीजन में आ रहा है? तो किस में आ रहा है? विजिबल में आ रहा है। और ये भी आया था कि सबसे जो फर्स्टली आपके साथ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इजाद हुआ, वो कौन सा इजाद हुआ था? बाल्मर सीरीज। ये सबसे पहले इजाद हुआ था। क्यों? क्योंकि ये विजिबल है, सबसे पहले इजाद भी यही बाल्मर सीरीज हुआ था। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 8, इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी। आपसे क्या पूछा है कि अगर इलेक्ट्रॉन इफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर आपके साथ हाइड्रोजन एटम की आयोनाइजेशन क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, तो आपके साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगी? बहुत आसान एमसीक्यूज। ऑप्शन ए में क्या लिखा है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी में क्या है? 136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी में क्या लिखा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी में क्या लिखा है? नन। ये क्या है? 13.6। याद रखना ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या है? हाइड्रोजन की क्या है? आपसे क्या गिवन है कि ये हाइड्रोजन की क्या है? हाइड्रोजन एटम की क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये दोनों क्या है? सेम। याद रखना, इसको हम हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हैं, और इसको हम हाइड्रोजन का
आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल दोनों क्या है, सेम, दोनों क्या है, सेम। तो इसलिए इसमें कुछ फर्क नहीं है, बहुत आसान एमसीक्यूज है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही इसका क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी दोनों क्या है, सेम। एमसीक्यूज नंबर 9, द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इज। अब आपने रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन ए में क्या है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +7 पर मीटर, सही है। ऑप्शन बी में क्या लिखा है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 पर मीटर। ऑप्शन सी में क्या लिखा है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस मीटर पर सेकेंड, +7 मीटर पर सेकेंड। फिर ऑप्शन डी में क्या लिखा है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपके साथ दो इंफॉर्मेशन आ रहा है। एक आपसे क्या सिंपल आपसे पूछ क्या रहा है कि रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। इसमें से आपको एक और वैल्यू भी, मतलब एक और पॉइंट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट। याद रखना रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट भी आपके पास पेपर, बोर्ड के पास पेपर में आया हुआ है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है। रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट आपके साथ क्या है, पर मीटर। ये आपने याद करना है कि रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, पर मीटर। और रेडबर्ग कांस्टेंट किसके इक्वल है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट, सही है। ये रेडबर्ग कांस्टेंट इसके इक्वल है। ये तमाम रेडबर्ग कांस्टेंट से तमाम इंफॉर्मेशन आपने याद करना है। रेडबर्ग कांस्टेंट इसके इक्वल है। रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट क्या है, पर मीटर। और रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू क्या है 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +7 पर मीटर। ये ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। ऑप्शन देखो यहाँ पर भी +7 आ रहा है, यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट नहीं है। मीटर पर सेकंड भी रेडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है -7 तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट, 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर +7 पर मीटर। यूनिट क्या है, पर मीटर। तो रेडबर्ग कांस्टेंट से तमाम इंफॉर्मेशन आपने याद करना है। एमसीक्यू नंबर 10, फर्स्ट स्पेक्टर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज डिस्कवर बाय। अब यहाँ पर एमसीक्यूज आया है कि जो सबसे पहला स्पेक्टर सीरीज है, स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम किसने डिस्कवर किया था। लाइमन ने डिस्कवर किया था, बाल्मर ने डिस्कवर किया था, रेडबर्ग ने डिस्कवर किया था, पेस्टर ने डिस्कवर किया था। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट वन। क्यों, मैंने आपको अभी बता दिया कि बाल्मर सीरीज कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आ रहा है, विजिबल में आ रहा है। क्यों, सबसे पहले ये विजिबल में आ रहा है बाल्मर सीरीज, और सबसे पहले यही स्पेक्ट्रल सीरीज भी सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। कौन सा पहला डिस्कवर हुआ था, बाल्मर सीरीज सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। सी द फर्स्ट स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम वाज डिस्कवर बाय बाल्मर। और ये बाल्मर सीरीज क्या है, जो साइंटिस्ट ने जो क्या क्या इसको इजाद किया, उसने अपने नाम से इस सीरीज को नाम दिया था। तो बाल्मर सीरीज, बाल्मर ने इसको इजाद किया तो क्या नाम दिया, बाल्मर सीरीज। ये विजिबल रीजन में आ रहा है और सबसे पहले क्या हुआ, ये इजाद हुआ था। तो बाल्मर सीरीज से भी आपके इम्केट पेपर में एमसीक्यूज आए हुए, इसको भी आपने याद करना है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11, number of spectral lines produced maximum has electron involved a transition of n is equal to 7। आपके साथ ट्रांजिशन कितना गिवन है, सिंपल n is equal to 7, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ ट्रांजिशन सिंपल n is equal to 7। एक ट्रांजिशन गिवन है, यहाँ पर दो नहीं गिवन है कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व a transition of n is equal to 7 has n is equal to 2, मतलब सिंपल एक ट्रांजिशन आपको गिवन है कि सिंपल वहाँ पर ट्रांजिशन हो रहा है 7 से। तो यहाँ पर आपने अगर मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी ना, तो इसको अगर आपने कंसेप्ट तौर पर समझना है तो कंसेप्ट तौर पर भी आप समझ सकते हो कि एक से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है, 7 से आ रहा है। तो इस तरह स्पेक्ट्रल लाइन 1 से भी आ सकता है, 2 से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है। मतलब 7 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है 7, इसका मतलब ये 7 से 1 में आ सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रांजिशन बनेंगे, सही। आप इस तरह 1 से पहले क्या करोगे, 1 से 2 में लाओगे, 7 से लाओगे, 8 से लाओगे, मतलब ट्रांजिशन बहुत सारे बनेंगे। कंसेप्ट तौर पर आपने पढ़ा है, मगर मैं यहाँ पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जब सिंपल आपको एक स्टेट गिवन है, एन जिस तरह यहाँ पर आपको गिवन है सिंपल n इज इक्वल टू 7, एक स्टेट अगर गिवन था तो यहाँ पर आप फार्मूला लगाओगे कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एसपी का मतलब क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो किस तरह पॉइंट करोगे, इज इक्वल टू n, फिर क्या करोगे n-1 डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। अब एक और एमसीक्यूज भी आने वाला है जिसमें 2 ट्रांजिशन गिवन होंगे। जब 2 ट्रांजिशन गिवन होंगे वहाँ पर फार्मूला अलग हो जाएगा, वहाँ पर मैं भी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, अलग होगा। सिंपल अगर एक ट्रांजिशन गिवन था तो फिर आपने ये फार्मूला क्या करना है, लगाना है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस n ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो सिंपल क्या करोगे, आपके साथ n आपके साथ क्या गिवन है, सिंपल 7, तो 7 फिर आप n क्या है 7-1 डिवाइडेड बाय 2, सही है। तो 7 से 1 माइनस करोगे क्या आएगा, 7 से जब आप 1 माइनस करोगे 6, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सही, इस साइड पे मैं लिख रहा हूँ 7 और 6 डिवाइडेड बाई 2, 7 6 आर 42, 42 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। आपके साथ आंसर क्या बन गया 21।
21 स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। मैक्सिमम क्या बनेंगे, 21 बनेंगे। मैक्सिमम कितने बनेंगे, 21 बनेंगे। ऑप्शन बी क्या है करेक्ट। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपने क्या करना है, याद करना है। जब सिंपल आपको क्या गिवन हो, एक क्या हो, एक ट्रांजिशन गिवन है कि सिंपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांजिशन कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर सिंपल से वन, तो या फिर आपने ये शॉर्ट ट्रिक लगाना है कि n फिर ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2, सही है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसके बाद एमसीक्यू नंबर 12, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज हैव वेवलेंथ ऑफ। अब ये आपके बोर्ड के पास पेपर, इंडिकेट में नहीं आया हुआ है, आपके बोर्ड के पास पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो आप इसको किस तरह हल करोगे, आपके इंडिकेट में भी इस तरह क्या है एमसीक्यूज आते हैं। तो आपके पास के बोर्ड पर जो आपके बोर्ड में पास बोर्ड में जो एमसीक्यूज आए तो तमाम इंडिकेट पास बोर्ड जो पेपर में एमसीक्यूज आए तो तमाम वो यहाँ पर इंक्लूड, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सारे। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है किसकी, ब्रैकेट सीरीज की। जब आपने ब्रैकेट सीरीज की क्या फाइंड करनी है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम। आपको पता भी है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाई लेमडा। एनर्जी का वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन, इनवर्स। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है कि मिनिमम लेमडा कम से कम होना चाहिए, जबकि एनर्जी सबसे ज़्यादा होना चाहिए। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब आप फाइंड कर सकोगे कि जब वहाँ पर एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। अब मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सिंपल यहाँ पर 1 2 3 4 5, सबसे पहले कौन सा सीरीज आता है, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पेस्टन सीरीज, ब्रैकेट। ब्रैकेट कौन से पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है ब्रैकेट सीरीज आपके साथ ये है 4 पे आ रहा है, ये ब्रैकेट सीरीज। आपसे पूछ रहे हैं कि इसका क्या फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सिंपल इसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करो। तो ब्रैकेट सीरीज बोर्ड में मैंने रेडबर्ग का वेवलेंथ फाइंड करने के लिए आपको रेडबर्ग का क्या बताया था, फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था कि 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर फिर -1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया था। पी क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट, क्या है लोअर एनर्जी स्टेट, और एन क्या है आपके साथ हायर एनर्जी स्टेट, सही है। पी क्या है लोअर, पी ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा 4 होगा, मैंने क्या लिखा है 1। पी ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा 4 होगा, पी क्या होगा ब्रैकेट सीरीज के लिए 4 होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए पी क्या होगा 4। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जब किसी भी ट्रांजिशन से किस में आ जाए, 4 में आ जाए, तो वहां पर वो क्या होगा, वो फिर कौन सी सीरीज बनेगी, ब्रैकेट सीरीज में। 4 का मतलब ये 5 से भी 4 में आ सकता है, 6 से 4 में आ सकता है, 7 से 4 में आ सकता है, मतलब इन्फिनिटी से 4 में आ सकता है। तो जब किसी भी ट्रांजिशन, किसी भी सीरीज, मतलब किसी भी ट्रांजिशन से जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा 4 में आएगा, तो कौन सी सीरीज बनेगी, ब्रैकेट सीरीज बनेगी। तो फिर आपके साथ क्या होगा 4, एन क्या होगा, एन आपके साथ क्या हो सकता है, मतलब आपके साथ 5 6 7 8, मतलब 6 से भी 5 से भी 4 में आ सकता है, 6 से भी 4 में आ सकता है, 7 से भी 4 में आ सकता है, सही है। तो आपके साथ मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, एनर्जी मतलब वेवलेंथ सबसे कम से कम कब होगी, और मतलब जो मिनिमम वेवलेंथ वो कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये लेट सपोज आपके साथ एनर्जी लेवल जैसे ही ये आपके साथ एनर्जी लेवल में यहाँ पर बना रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताते ये आपके साथ n इज इक्वल टू 1, ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना n क्या है, जितना इंक्रीज होता जाएगा, याद रखना n जितना इंक्रीज होता जाएगा तो एनर्जी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जब आप क्या करोगे, जितने मतलब दूर से क्या होगे, जितने दूर से आप क्या करोगे 4 में आओगे। ब्रैकेट सीरीज आपने बनानी है ना, तो 4 में आओगे। पी क्या है, ब्रैकेट सीरीज, जितने आप दूर से आओगे तो आपकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो दूर जब आपने मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है, या आपने क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम एनर्जी। यहाँ पर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम एनर्जी या मिनिमम वेवलेंथ। सी आपके साथ इस तरह भी आ सकता है कि मैक्सिमम एनर्जी फाइंड करो। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, मैक्सिमम एनर्जी। तो इसलिए आपने जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन को किससे आना पड़ेगा, इन्फिनिटी से, क्योंकि बहुत दूर से आना पड़ेगा। तो एनर्जी जितनी क्या होगी हायर शेल से, मतलब दूर शेल से किस में आएगा, 4 में आएगा, तो एनर्जी कितनी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी और वेवलेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर लॉन्ग प्रोसेस से भी हल कर सकते हो कि शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले आप लॉन्ग प्रोसेस हल करो। 1 डिवाइडेड बाई रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो आपको पता है, और 1 डिवाइडेड बाई पी क्या है आपके साथ, मैंने आपको बताया पी क्या है ब्रैकेट सीरीज के लिए 4, तो 4 का स्क्वायर क्या है 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन क्या होगा, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर क्या होगा, जब ब्रैकेट सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, किससे आएगा, इन्फिनिटी से है, इन्फिनिटी से है। तो एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी और वेवलेंथ सबसे कम से कम होगी। तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होगी, 0 होगी। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या होगी, 0। तो ये बिल्कुल आपके साथ चला गया। तो इसलिए आर एच क्या हो गया, रेडबर्ग कांस्टेंट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके साथ आंसर क्या आ गया, आर एच डिवाइडेड बाई 16। तो आपके साथ क्या बन गया, आर एच डिवाइडेड बाई 16। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट। अब इसका क्या है, शॉर्ट ट्रिक आपने याद करना है। शॉर्ट ट्रिक किस तरह, फार्मूले से भी आप हल कर सकते हो और शॉर्ट ट्रिक से भी हल कर सकते हो। फार्मूला आपके साथ क्या है कि जब आपने क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना हो, क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना हो, तो क्या करोगे, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर,
आर क्या आपके साथ रेडबर्ग कांस्टेंट, एच मैंने लिखा है फॉर हाइड्रोजन एटम। सही है, तो आपने अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ या मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना हो तो किस तरह फाइंड कर सकोगे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पी स्क्वायर, पी आपके साथ क्या है, पी आपने याद करना है तमाम सीरीज के लिए। अभी मैंने बताया था ब्रैकेट सीरीज के लिए पी क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाई आर एच। तो आपके साथ डायरेक्ट आंसर आ गया 16 डिवाइडेड बाई आर एच। मतलब शॉर्ट ट्रिक कितना आसान है, कितना जल्दी आपके साथ क्या बन गया आंसर आ गया। सही है, तो शॉर्ट ट्रिक से भी आप हल कर सकते हो और लॉन्ग प्रोसेस से भी हल कर सकते हो। अगर आपने क्या फाइंड करना हो शॉर्टेस्ट में, आपको जब आपने क्या फाइंड करना हो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या करना हो फाइंड करना हो। सही है, तो आपने क्या करना है एन किस चीज़ के, एन किस का इक्वल, एन को क्या पुट करना होगा इन्फिनिटी, एन को क्या पुट करना होगा इन्फिनिटी। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है करेक्ट। किसी भी सीरीज का अगर आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है तो डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट ट्रिक आप यूज करो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर आपके साथ क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर आपके साथ क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। MCQ नंबर 13 द मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस फॉर द लाइमन सीरीज। अब आपने मैक्सिमम वेवलेंथ क्या करना है फाइंड करना है। जिस तरह मिनिमम वेवलेंथ का मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया, इसी तरह मैक्सिमम वेवलेंथ का शॉर्ट ट्रिक भी है, लंबा प्रोसेस भी। आपने रेडबर्ग कांस्टेंट का वेवलेंथ जो फार्मूला मैंने बताया 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। आप लॉन्ग प्रोसेस से भी कर सकते हो, शॉर्टकट भी है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए मिनिमम वेवलेंथ के लिए। तो मिनिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, अब मैक्सिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ। ये पास पेपर बोर्ड के पास पेपर में आया हो, फेडरल बोर्ड के पास पेपर में ये एमसीक्यूज आया हुआ है। तो आपने मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना है। मैक्सिमम वेवलेंथ आपको पहले मैं लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ। लॉन्ग मेथड किस तरह, लेट सपोज ये क्या है 1 शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। सही है, अप टू इन्फिनिटी। ये क्या है n1, ये क्या हो गया 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो लाइमन सीरीज मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल से फर्स्ट में आ जाएगा तो कौन सा वहाँ पर जो सीरीज प्रोड्यूस होगा उस सीरीज को हम क्या नाम देते हैं लाइमन। तो लाइमन के लिए पी क्या होना चाहिए 1। इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में से फर्स्ट में आ जाए उसको हम क्या नाम देते हैं लाइमन सीरीज। आपको पता भी है किसी भी शेल में से फर्स्ट में आ जाए। तो लाइमन के लिए आपको रेडबर्ग कांस्टेंट में आपको बता रहा हूँ 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आर एच रेडबर्ग कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब आपने क्या फाइंड करना है मैक्सिमम वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है मैक्सिमम। मिनिमम वेवलेंथ को मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी भी सीरीज का आपने मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उस शेल में आना चाहिए, उस शेल में जो भी हो। सही है, लाइमन हो, बाल्मर हो, पेस्टन हो। सही है, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से उसमें आना चाहिए, तब मैक्सिमम क्या होना चाहिए, तब मिनिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। सही है, अब आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ तब प्रोड्यूस होगा ना अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम वेवलेंथ कब। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या है स्मॉलेस्ट मतलब लीस्ट एनर्जी, मिनिमम एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा। एनर्जी का लैम्डा के साथ कौन सा रिलेशन इनवर्स। आपको वेवलेंथ मैक्सिमम लाना है तो एनर्जी को मिनिमम होना चाहिए। किस तरह, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन को किस शेल में से आना चाहिए, बिल्कुल 2 में से किस में आना चाहिए 1 में से, 7 वाले में से बिल्कुल किस में आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को 2 में से किस में ट्रांजिशन करना है 1 में से। तो लाइमन तो क्या है, लाइमन सिंपल ये है कि इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल में से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आ जाए तो वहाँ पर जो सीरीज प्रोड्यूस होती है वो लाइमन। तो लाइमन के लिए आपको क्या पी क्या है, लाइमन के लिए पी क्या है 1, जबकि एन क्या होना चाहिए लाइमन के लिए। लाइमन के लिए मैं यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफिक, लाइमन के लिए, लाइमन सीरीज के लिए एन क्या होगा 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। मगर आपने मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस करना है तो मैक्सिमम वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल 7 वाले में से आना चाहिए, 2 में से 1 में आना चाहिए। क्या इलेक्ट्रॉन को किस में से ट्रांजिशन करना है 2 में से 1 में आना चाहिए, तब वेवलेंथ क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 3 में से आ गया 4 में से, तो फिर तो जिस तरह मैंने आपको बताया एन क्या होगा, अगर एन इंक्रीज करता जाएगा तो एनर्जी भी क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी। एनर्जी सिंपल एनर्जी डिफरेंस नहीं, जब एन इंक्रीज करता जाएगा तो एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, लेमडा क्या होगा, लेमडा मिनिमम होता जाएगा, जबकि एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा ई की बात कर रहा हूँ, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल एनर्जी का डिफरेंस भी क्या होता जाएगा डिक्रीज। पहले आपको नजर भी आ रहा है 1 और 2 में एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा सही शेल के दरमियान, जबकि एनर्जी तो इंक्रीज होती जाएगी। फर्स्ट शेल का एनर्जी, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह जब आप ऊपर की तरफ जाओगे हर शेल की एनर्जी दूसरे से क्या होगी ज़्यादा होगी। मगर अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जाएगा। सही है, अब हमने क्या करना है मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस करना है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को किस में से आना चाहिए 7 वाले शेल में से आना चाहिए। सही, तो तब मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस होगा। हर सीरीज के लिए इसी तरह शॉर्टकट भी बताऊंगा। अब ये आपको पता चल गया है
लॉन्ग प्रोसेस आप भी हल कर सकते हो, शॉर्टकट से भी हल कर सकते हो। शॉर्टकट से आप क्या होगा टाइम बच जाएगा। तो शॉर्टकट से आप किस तरह हल कर सकते हो, अगर आपने क्या मैक्सिमम वेवलेंथ प्रोड्यूस करना है, अगर लाइमन सीरीज के लिए पी क्या होता है 1, तो एन को क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, एन क्या होना चाहिए, बिल्कुल 2, 7 वाले में से आना चाहिए। तो इसलिए 1 डिवाइडेड बाई लेमडा इज इक्वल टू आर एच 1 पी क्या हुआ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, एन आपके साथ क्या है 2, तो 4 लिखो सिंपल, 1 का स्क्वायर भी क्या होता है 2। तो सिंपल इसको आप क्या करो, हल करो, आपके साथ यहाँ पर आंसर मौजूद है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो उसको। अगर आप इसको हल करोगे आपके साथ क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3r, सही है, आपके साथ क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा, सही है 3r डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आपके साथ क्या बन जाएगा आंसर, ये क्या है लेमडा वेवलेंथ। आपने क्या फाइंड करना है वेवलेंथ, तो आपने क्या फाइंड करना है 1 आवर वेवलेंथ नहीं, 1 डिवाइडेड बाई लेमडा नहीं फाइंड करना, आपने सिंपल वेवलेंथ फाइंड करना है। तो वेवलेंथ आपके साथ क्या बन जाएगा, इसको रिवर्स कर देना है 4 डिवाइडेड बाई 3r, ये आपके साथ लॉन्ग मेथड के साथ हो गया। अब आपने शॉर्टकट मैक्सिमम वेवलेंथ का शॉर्टकट आपने याद करना है। शॉर्टकट आपने किस तरह अप्लाई करना है, शॉर्टकट बहुत आसान है, आपका टाइम भी बच जाएगा। मैक्सिमम वेवलेंथ को प्रोड्यूस करने के लिए आपके साथ शॉर्टकट क्या है, मैक्सिमम वेवलेंथ इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी, बहुत सारे शॉर्टकट है मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, मुख्तलिफ बुक में आपको मुख्तलिफ शॉर्टकट मिलेंगे, सही है। मेरे साथ खुद भी 3-4 शॉर्टकट इस तरह मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का आपको मुख्तलिफ बुक में मुख्तलिफ शॉर्टकट मिलेंगे, तो आपने एक को याद करो बस, सही है पी स्क्वायर प्लस पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आर, ये क्या है लेमडा मैक्सिमम। किसी भी सीरीज का अगर आपने मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करना है तो ये शॉर्टकट आपने क्या करना है यूज करना है। मिनिमम वेवलेंथ का मैंने आपको क्या बताया, अगर आपने किसी भी सीरीज का मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करना है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, सही है। अगर आपने कोई और शॉर्टकट मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या क्या याद किया तो वही याद करो, जो आपने याद किया वही याद करो या ये याद करो, सही है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आपने फाइंड करना है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या आएगा पी आपने याद करना है सबके लिए, लाइमन के लिए पी क्या है 1 का स्क्वायर तो 1 होता है प्लस 1, सही है पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2p, लाइमन के लिए पी क्या होता है 1, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो वही 1 बनता है 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई आर, सही है। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, ऊपर होल स्क्वायर है तो 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 को आर के साथ मल्टीप्लाई करो, आपके साथ आंसर क्या बन गया 4 डिवाइडेड बाई 3 है। इस तरह जल्दी आपके साथ आंसर आएगा हर सीरीज के लिए मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर आपने आपसे पूछा होता है कि लाइमन के लिए क्या फाइंड करो, मिनिमम वेवलेंथ फाइंड करो, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज करो। लाइमन के लिए क्या होता है 1, लाइमन के लिए पी क्या होता है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1 डिवाइडेड बाय आर, लाइमन के लिए क्या होता है मिनिमम वेवलेंथ होता है। तो इसलिए आपने शॉर्टकट को याद करना है मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लाइमन के लिए क्या आ गया 4 डिवाइडेड बाई 3r, 4 डिवाइडेड बाई 3 आपके साथ ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 6 टू n इज इक्वल टू 2, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है 6 से 2 में आ रहा है। द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस, अब कितने स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होंगे, अब इसका भी शॉर्टकट है, आप लॉन्ग मेथड भी है शॉर्टकट भी है। अब लॉन्ग मेथड ये है कि लॉन्ग मेथड से आपका बहुत टाइम क्या होगा, बहुत टाइम ज़ाया होगा। आप ये क्या है n1 हो गया, इसी तरह n2, इसी तरह n3 4 5 किससे कर रहा है 6 से, ये 1 2 3 4 5 6, ये आप मतलब 6 से कर रहे हैं, ये क्या है 6 और ये क्या है n इज इक्वल टू 1, मतलब क्या आपसे क्या बता रहे हैं ये 2, 6 से किस में आ रहा है 2 में आ रहा है। तो मैंने आपको बताया जब आपको क्लियरली 2 ट्रांजिशन गिवन हो, जब इस तरह आपको गिवन हो n आपके साथ 2 गिवन हो, नंबर ऑफ शेल 2 गिवन है कि 6 से 2 में आ रहा है, तब शॉर्टकट अलग होगा। अगर आपके साथ सिंपल एक गिवन हो कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 6, देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 2 गिवन ना होता है, एक गिवन होता है या सिंपल गिवन होता है द इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। जिस तरह मैंने 12 एमसीक्यू में बताया जब एक इन्वॉल्व होता है, क्या एक ट्रांजिशन आपको गिवन होता, एक शेल का नंबर गिवन होता, तब आपने शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको क्या बताया नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस क्या बताया, कि जो शॉर्टकट था मैंने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस एमसीक्यू नंबर 12 आप याद करो, पिछले बोर्ड में मैंने आपको बताया कि n फिर ब्रैकेट n-1 डिवाइडेड बाई 2 वो। अब यहाँ पर शॉर्टकट अलग होगा, आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो कि पहले क्या है 6 से क्या आएगा इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 2 में भी आ सकता है, फिर 2 से 4 में से भी आ सकता है, सही है 5 में से भी आ सकता है, 4 में से भी आ सकता है, 2 में से। यहाँ पर आप इस तरह बैठते जाओगे 1 2 3 4 इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इसको इस तरह काउंट करते जाओगे तो आप तक जाओगे। तो आप सिंपल क्या करो एक शॉर्ट ट्रिक याद करो। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइन अगर आपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, अब ये स्पेक्ट्रल लाइंस आपने केमिस्ट्री में भी ये पढ़ा है, जब आपको क्लियरली 2 डायमेंशन क्या 2 ट्रांजिशन गिवन हो, शेल दोनों का नंबर गिवन हो कि 6 से 2 में आ रहा है, 5 से 2 में आ रहा है, 3 से 4 में आ रहा है, सही है। तो फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, ये आप अलग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस SP का मतलब स्पेक्ट्रल, तो आपने क्या है n2 माइनस n1 ब्रैकेट लगाना है, फिर n2 माइनस n1 प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2। जब आपको क्या हो, दो क्लियरली ट्रांजिशन गिवन हो, जिस तरह ये आपके N2 और N1 सही है। अब N2 क्या है, N1 N2 वो होगा जो हायर नंबर होगा, हायर आपके साथ हमेशा क्या होगा, N2 होगा, और N1 आपके साथ क्या होगा, लोअर। तो इसलिए आपने हायर में से लोअर को माइनस करना है, 6 में से -2 को माइनस करना है, सही है, 6 - 2। तो N2 हमेशा आपके साथ हायर होगा। तो आप नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन आप फाइंड कर सकते हो, सिंपल 6 - 2, फिर 6 - 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2। 6 में से 2 माइनस करो 4, 6 में से 2 माइनस करो क्या बच जाएगा 4, 4 में से 1 प्लस करो, ये क्या है 1 प्लस, तो 5, 4 5 डिवाइडेड बाई 2, 4 5 20 डिवाइडेड बाई 2। आपके साथ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने बन गए, 10। ऑप्शन सी क्या है करेक्ट, 10 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। ये शॉर्ट ट्रिक आपने याद करना है, N2 - N1 फिर ब्रैकेट N2 - N1 + 1 डिवाइडेड बाई 2, सही है। अब एक्सक्यूज नंबर 12 में अलग शॉर्ट ट्रिक था, वहाँ पर मैंने क्या बताया, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, वहाँ पर मैंने क्या बताया कि n-1 डिवाइडेड बाई 2। जब आपको सिंपल एक ट्रांजिशन गिवन होता है, किस तरह एक ट्रांजिशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्रोन, आपके बताता है कि आपसे ये बताया कि इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व अ ट्रांजिशन फ्रॉम n = 6 द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी। तो फिर आप ये शॉर्टकट यूज करते हैं, जब आपको यहाँ पर एक n है, सही, यहाँ पर एक, जब यहाँ पर 2n मतलब 2 शेल का नंबर गिवन हो, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, सही है। तो दोनों फार्मूले में से दोनों शॉर्ट ट्रिक को आपने डिफरेंशिएट करना है। MCQ number 15. The electron in the hydrogen atom makes a transition from n = 2 energy state to the ground state n = 1. 2 से 1 में आ रहा है। Find the wavelength of emitted photon. तो आपको नजर भी आ रहा है 2 से 1 में आ रहा है, मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जब किसी भी शेल में से किस में आ जाए 1 में आ जाए, तो वहाँ पर कौन सी सीरीज प्रोड्यूस होती है, लाइमन। तो आपको बात समझ आएगी कि यहाँ पर लाइमन सीरीज प्रोड्यूस हो रही है। तो लाइमन सीरीज प्रोड्यूस हो रही है, तो आप सिंपल यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा = RH। अब यहाँ पर आपसे मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ की बात नहीं कर, आपसे सिंपल पूछे कि फाइंड द वेवलेंथ इमिटेड फोटोन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। 2 बार मैंने फोटोन लिखा तो एक बार इसको मिटा लो, सही। इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ फाइंड करो, सिंपल वही फार्मूला लगाना है, बहुत मुश्किल नहीं है। 1 डिवाइडेड बाई P² - 1 डिवाइडेड बाई N²। सिंपल P और N की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना। 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा, लैम्डा = क्या बन जाएगा यहाँ पर, सिंपल N मतलब 2 से P आपके साथ क्या है RH। फिर आप मैंने आपको बताया P लोअर एनर्जी स्टेट है, N क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है। तो लोअर आपके साथ क्या है, यहाँ पर आपको Q1 भी है, लोअर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 डिवाइडेड बाई N। N आपके साथ क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4। तो सिंपल जब आप इसको हल करोगे, यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, तो आपके साथ ऑप्शन क्या बन जाएगा इसका, अभी मैंने इसको हल भी करवाया था, यहाँ पर 3R डिवाइडेड बाई 4, 3R डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये मैक्सिमम वेवलेंथ, अभी मैंने आपको बताया भी था कि मैक्सिमम वेवलेंथ 3R डिवाइडेड बाई 4। आपके साथ ये 1 आवर लैम्डा, 1 आवर लैम्डा को हम क्या कहते हैं, वेव नंबर। अगर आपसे पूछता है कि वेव नंबर फाइंड करो, तो फिर ऑप्शन ये बनता है क्या, 1 आवर लैम्डा को हम क्या नाम देते हैं, वेव नंबर। के फाइंड द वेव नंबर ऑफ लाइमन सीरीज व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम N2 to N1, मतलब 2 से 1 में आ रहा है। तो आपको पता भी है कि लाइमन सीरीज प्रोड्यूस हो रहा है। आपसे पूछता है कि वेव नंबर फाइंड करो, तो फिर आपके साथ ये ऑप्शन करेक्ट होता है। मगर अब अभी आपसे सिंपल पूछ रहा है कि क्या फाइंड करो, 1 आवर लैम्डा किसके इक्वल है, वेव नंबर के इक्वल है। अब आपसे सिंपल वेवलेंथ सिंपल क्या है, वेवलेंथ सिंपल लैम्डा। तो 1 आवर लैम्डा, इसको आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, इस आंसर को रिवर्स कर देना है। लैम्डा क्या होगा, तो इस आंसर को लैम्डा ऊपर जाएगा, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इन दोनों को रिवर्स कर देना है। 4 और 3R, 4 डिवाइडेड बाई 3R आपके साथ क्या बन गया, लैम्डा। तो ऑप्शन में देखो आंसर क्या है, 4 डिवाइडेड बाई 3R, ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन बी में 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷ मीटर। चलो इसको भी देखते हैं। ऑप्शन सी में 121 121.5 मीटर, सही है, 121.5 मीटर। डी में क्या लिखा है, आ लिखा है। अब 121.5 यहाँ पर एक आपने 121.5 नैनोमीटर, 121.5 नैनोमीटर। डी में क्या लिखा है, आ लिखा है। अब आप यहाँ पर ऑप्शन देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। अब यहाँ पर सिंपल आपने आर की वैल्यू पुट करनी है, ये आंसर आपके साथ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। सिंपल आपने किसकी वैल्यू पुट करनी है, आर की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर सिंपल आप 4 डिवाइडेड बाई 3 को अलग लिखो और ऊपर नीचे क्या आ रहा है, आर आ रहा है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई आर, सही है। 1 डिवाइडेड बाई आर जब आप हल करोगे तो याद रखना आर की वैल्यू आपको क्या है, आप आर की वैल्यू आपको पता भी है कि 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁷, सी 10⁻⁴ 1.09 मल्टीप्लाई 10⁻⁻+ 7, सी क्या है, +7। 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻+ 7, ये किसकी वैल्यू है,
किसकी वैल्यू आपके साथ, आर की वैल्यू। जब आपको इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1 को आर से डिवाइड करोगे, क्या 1 को आर से डिवाइड करोगे तो आपके साथ आंसर क्या आएगा, 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर। तो आप इसको याद करो ना, इसको आप क्या करो, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप क्या करो, याद करो कि जब आप किसको, अब मैंने कैलकुलेटर में अभी डिवाइड किया, जब मैंने 1 को आर से डिवाइड किया तो आप अप्रोक्सीमेटली 91.25 इस तरह आंसर आता, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 से, तो इसलिए मैंने राउंड ऑफ करके 91 लिख लिया सी। तो 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर क्या आएगा, जब आप 1 को आर से डिवाइड करते हो तो 91 नैनोमीटर, तो ये आपने याद करना है सी। तो इसलिए आप आर की वैल्यू में क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाई 91 नैनोमीटर। नैनो का मतलब क्या है, 10 पावर -9। तो जब 4 डिवाइडेड बाई 3, पहले 4 को 91 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से डिवाइड करो, याद रखना आपके साथ आंसर क्या बन जाएगा, 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 मीटर। ऑप्शन भी क्या आएगा, करेक्ट आएगा। ऑप्शन सी भी क्या आएगा, 121.5 नैनोमीटर। ऑप्शन डी भी क्या, ऑप्शन सी भी क्या होगा, करेक्ट। तो ऑप्शन डी क्या है, ऑल आंसर। अब सिंपल क्या था, अपने आर की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। अगर आप कैलकुलेशन खुद से भी कर सकते हो तो आपने एक शॉर्टकट भी, आपने यहाँ पर एक आपको और शॉर्टकट मिल गया कि क्या, 1 डिवाइडेड बाई आर, 1 डिवाइडेड बाई आर किसके इक्वल होता है, 91 नैनोमीटर। या आप लिख सकते हो 91 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -9 मीटर, सही है। तो सिंपल आप जिधर भी ये वैल्यू आ जाए, ये आपसे सिंपल वेवलेंथ की वैल्यू पूछा है, तो 4 डिवाइडेड बाई 3, आर को क्या करो 91 से 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 को 91 से मल्टीप्लाई करो, फिर 3 से डिवाइड करो, आपके साथ क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो ये तमाम आंसर बन रहे हैं। एमसीक्यूज वही आसान था, सिंपल अपने आर की वैल्यू पुट करनी थी, आंसर निकालना था, सही है। तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 16, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन इन द बाल्मर सीरीज। अब आपने क्या करना है, बाल्मर सीरीज के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या करना है, फाइंड करना है। अब यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करना है, ठीक है। आपने शॉर्टकट लगाओगे। ये एमसीक्यू जो एमसीक्यू नंबर 16, ये क्या है, एमसीक्यू नंबर 15 से मिल रहा है, एमसीक्यू नंबर 15 से मिल रहा है। अब आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लेमडा मिनिमम, लेमडा मिनिमम मैंने आपको बताया कि मिनिमम वेवलेंथ को फाइंड करने के लिए आपके साथ शॉर्ट ट्रिक क्या है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, आर। अब बाल्मर के लिए आपको पी क्या है, लाइमन सीरीज बाल्मर सेकंड सीरीज है, जो फर्स्ट डिस्कवर भी हुई थी, सेकंड सीरीज है बाल्मर मगर फर्स्ट डिस्कवर हुई थी, क्योंकि ये विजिबल है। तो लाइमन के लिए, सॉरी बाल्मर के लिए पी क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई आर। 4 डिवाइडेड, ऑप्शन ए में क्या है, 4 डिवाइडेड बाई आर। ऑप्शन बी में 364.36 नहीं, पॉइंट के बाद अपनी इस तरह नहीं बोलना है 36 37 पॉइंट 364, मतलब 364.36 नैनोमीटर। ऑप्शन सी में क्या लिखा है, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी में आर डिवाइडेड बाई 4। तो अब आप देखते हैं, ऑप्शन ए आपके साथ करेक्ट आ गया, 4 डिवाइडेड बाई आर। अब आपसे सिंपल वेवलेंथ की वैल्यू पूछी गई कि वैल्यू बताओ, इस तरह नहीं बताओ वो 4 डिवाइडेड बाई आर, आप वैल्यू बताओ 4 डिवाइडेड बाई आर। अभी मैंने आपको बताया, जब आप इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई आर। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक मतलब आपको समझाने के लिए कि जब आप 1 को आर से डिवाइड करते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू अभी मैंने आपको बता दी 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर प्लस 7 पर मीटर, सही है। ये रेडबर्ग की वैल्यू थी। तो यहाँ पर मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.097 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर प्लस 7, सही है। तो जब आप 1 को रेडबर्ग से डिवाइड करते हो या रेडबर्ग की वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपके साथ आंसर क्या आता है, आंसर 91 नैनोमीटर, 91 नैनोमीटर। तो आप एक शॉर्ट ट्रिक के लिए याद करो कि 91, जब आप 1 को r से डिवाइड करते हो, रेडबर्ग कांस्टेंट की 1 मतलब इनवर्स लेते हो, 1 डिवाइडेड बाई r या 1 डिवाइडेड बाई रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जब आप डिवाइड करते हो तो आपके साथ आंसर क्या आता है, 91 नैनोमीटर। तो ये आपने याद करना है, सही है, आपके लिए आसानी होगी। तो सिंपल 4 को क्या करो, 91 से मल्टीप्लाई करो, आपके साथ क्या आएगा, 364 नैनोमीटर। अब ऑप्शन बी क्या है करेक्ट, ऑप्शन ए भी क्या है करेक्ट, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन क्या बन गया, सी। बोथ ए एंड बी इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, सही।